Hello UPSC aspirants, welcome back to the YouTube channel of CRMIS. Today we are going to discuss one of the most important papers of UPSC CSC Mains 2025, the essay paper. Every year this paper generates curiosity and anxiety and a lot of debates because it not only tests knowledge but also the depth of the thought, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द आइडियाज। और हम सभी जानते हैं कि जो आप ऐसे में लिखोगे वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। सो द फर्स्ट बिग क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेचर ऑफ दिस ईयर्स पेपर? Did UPSC continue with its philosophy heavy trend like we saw in 2023 and 2024? Or did it make a shift towards more applied and policy oriented topics? Let us decode. So in section A, right? In section A, if you will see that, right, if you'll see that, as usual, it leaned towards abstract and philosophical themes. If we look back in 2023, we had topics such as thinking is like a game and not all who wander are lost. Again in 2024, philosophy dominated again with the forest pursued civilizations and empires of the mind. So this year in 2025, section A also tested the ability to interpret broad philosophical ideas and connect them with the multiple disciplines like history, ethics, economics and social realities. So the message is clear. यूपीएससी ये देखना चाहता है कि एस्पायरेंट सिर्फ सतही राइटिंग पर न रुके बल्कि गहराई में जाकर सोच सके और सुपरफिशियल अप्रोच से सिर्फ फैक्ट्स और डेटा लिखने वाले जो हैं आंसर बनते हैं। बट एग्जामिनर को चाहिए नॉन्स द पर्सपेक्टिव। इसका मतलब है कि एक बैलेंस्ड मल्टी डायमेंशनल वेल कनेक्टेड अप्रोच जो फिलॉसफी, सोसाइटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर सभी एंगल्स को जोड़कर चले। Whereas in the section B, if you will see in the section B, whereas in the section B, on the other hand, once again gave us a blend of contemporary issues with an ethical and governance dimension. In 2024, the themes included FOMO, if you have remember, FOMO and mental health, power and character, and the cost of inaction. But in 2025, the section B reflected the same balance between the present day challenges and टाइमलेस मोरल क्वेश्चंस। और यह जांचता है कि एस्पायरेंट्स सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विद द एथिकल रीजनिंग, पॉलिसी इनसाइट्स एंड द वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ पाते हैं कि नहीं। अगर हम 2023, 2024 और 2025 को एक साथ कंपेयर करें तो इतना तो क्लियर है कि हमें तीन बातें इससे मालूम चलती हैं, तीन बातें साफ निकल कर आती है। पहली बात कि अगर आप इन तीनों साल के अगर पेपर को देखोगे, अगर आप इस साल के पेपर को साथ अगर इंक्लूड करके आप देख रहे हो तो आप ये पाओगे कि एब्स्ट्रैक्ट तो इस बार आया ही था, लेकिन इस बार जो एसेज आई है वो इतना सोचने पे आपको मजबूर कर देंगी कि आप उसमें अप्लाइड कंटेक्स्ट के बिना लिख ही नहीं सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि एब्स्ट्रैक्ट और सोचना मजबूर करने वाले टॉपिक्स की कंटिन्यूटी बनी रही, लेकिन इस साल थोड़ा झुकाव अप्लाइड कंटेक्स्ट की ओर भी दिखा। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं जो मैंने एनालाइज किया है पूरे पेपर को देखकर, दूसरी बात यह है कि कंटेम्पररी रिलेवेंस अभी भी बहुत स्ट्रांग है। जैसे 2024 में मेंटल हेल्थ का मुद्दा, या 2025 में आप देख लीजिए सोशियो टेक्नोलॉजिकल या गवर्नेंस से जुड़े टॉपिक्स आए हैं इसमें। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने एनालाइज करने के बाद इसमें पाया है कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ डेटा डंपिंग से काम नहीं चलेगा बल्कि स्ट्रक्चर्ड सोच आपके पास होना चाहिए। अगर इस साल का अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, अगर आप ऐसे में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो आपके पास स्ट्रक्चर्ड सोच होना चाहिए था कि भाई कैसे किसी ऐसे को आप अप्रोच करेंगे। कोहेरेंस और ओरिजिनलिटी चाहिए थी। तो चलिए अब हम हर टॉपिक को थोड़ा डिटेल में टच करते हैं और हर ऐसे में सबसे पहला स्टेप होता है जब उस स्टेटमेंट को, कोर डिमांड को आप पकड़ लेते हैं। यानी सबसे पहला स्टेप क्या है? उस स्टेटमेंट के कोर डिमांड को डिकोड करना। उसके बाद आप अलग अलग एंगल्स को लाने होते हैं, जैसे फिलोसफिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल पर्सपेक्टिविटी से अपने एसे में अपने एसे को आप अब इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स जैसे गांधी, अंबेडकर, विवेकानंद, प्लेटो, अरिस्टोटल, कांट, मार्क्स, लॉक, बेंथम की रेफरेंस से इनरीच कर सकते थे। अगर आप अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन में तो मैं आपके लिए बेसिकली कह रहा हूं, और वैसे बच्चे जो अगले साल अपीयर होने वाले हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस ऐसे को लिखना चाहते फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही आप इसमें ग्लोबल थॉट लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स जैसे यूएन, वर्ल्ड बैंक या नीति आयोग की जो भी रिपोर्ट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूं, इसमें आप इनरीच कर सकते थे।
है ना। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब जो भी एसेज आपको यहाँ पे दिख रही है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ है, मेरी जो लेक्चर्स हैं, पुरानी जो लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ था, जो बच्चे फाउंडेशन बैच से जुड़े हैं, मेंटरशिप से भी, कि जो भी चीज इसमें मैंने बोला हुआ है ये ऑलरेडी आप सभी को बताया गया था और ऑलरेडी मैंने बताया भी हुआ था, लगभग टॉपिक्स मैच कर गई हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। सो अब अगर जैसे किसी भी एसे को लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन पे फोकस कीजिए। इन जितने भी एसेज आपको दिख रही हैं, यहां पर इंट्रोडक्शन एक छोटी स्टोरी या कोई हिस्टोरिकल एनेक्डोट या फिर कोई पावरफुल कोट से शुरू किया जा सकता था। बॉडी में 3 से 4 ब्रॉड सेक्शंस आप डाल सकते थे, या फिर आप 6-7 मिनिमम आप डायमेंशन डाल सकते थे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक से आप जोड़कर लिख सकते थे, जो भी आपको ऐसे यहां पे दिख रहा है। और ये आप अगर जोड़कर लिखते हैं तो आपको दिक्कत भी नहीं होता है ना कभी कभी कि काफी टॉपिक टफ होता है। अगर इस साल के आप सारे फिलोसफिकल टॉपिक्स को देखेंगे तो सारे डुएबल थे, मतलब ऐसा नहीं था कि आप उसको सॉल्व कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा कि भाई इसका क्या मतलब निकलेगा, तो सारे डुएबल फिलोसफिकल एसेस थी, है ना। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जनरली आप अगर, जैसे मैंने कई बारी क्लास में कहा हुआ है कि जब आप कंक्लूजन लिखिए तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रखिए, थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड रखिए, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल या एथिकल वैल्यू से जोड़कर लिखिए। अगर आपने सारी चीजें की थी ऐसे लिखते वक्त, तो मैं आपको सही बता रहा हूं कि आपका ऐसे बहुत अच्छा गया था। अगर शॉर्ट में मैं बताना चाहूं तो इंट्रोडक्शन के पहले थोड़ा आप डाल देते कोटेशन, है ना। इंट्रोडक्शन को आप थोड़ा सा रिपोर्ट से शुरू करते, मान लीजिए जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट्स आई है ना, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, या कोई स्टोरी या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करते। बॉडी में घुसने के बाद आप कुछ डायमेंशन से जोड़ देते, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दिखा देते, इसके बाद कंक्लूजन पे आ जाते। तो अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो आप मान के चलिए कि आपने बहुत बेहतरीन ऐसे लिखा है। और बाकी ये डिपेंड करता है कि आप उस पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाते हैं कि नहीं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी सोच पे, आपके कंटेंट, आपकी तैयारी पे। नाउ अब हम एसए पेपर 2025 के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिकोड करते हैं। फॉर एवरी टॉपिक हम पहले उसकी कोर मीनिंग समझेंगे, फिर उसका अप्रोच देखेंगे, जैसे फिलोसफिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल एंगल्स के साथ उसकी अप्रोच हम समझने का प्रयास करेंगे। सो आपके स्क्रीन पे ये पहला ऐसे दिख रहा होगा, आप इसको देखिए। पहला ऐसे मैं हल्का फुल्का बताकर आगे बढ़ूंगा, है ना। पहला ऐसे आपको दिख रहा होगा कि सत्य कोई रंग नहीं जानता, ट्रूथ नोस नो कलर, राइट। अगर आप इस पूरे ऐसे को देखोगे, मैं फिर से कह दूं कि सारे डुएबल एसेस थे। अब जैसे आप इसी को देखिएगा तो इसका मतलब क्या है, ट्रूथ नोस नो कलर। इसका मतलब है कि ट्रूथ इज यूनिवर्सल, यानी ट्रूथ यानी सत्य सार्वभौमिक है। इट डज नॉट चेंज विद द रेस, कास्ट, रिलीजन और नेशनैलिटी। और इस ऐसे को लिखने का सिंपल अप्रोच था कि इसमें आप फिलॉसफी लाओ, गांधी के सत्याग्रह, प्लेटो के आइडिया ऑफ ट्रूथ, बुद्धा के जो 4 नोबेल ट्रूथ है, उन सभी को यहां पे आप कोट कर सकते थे। अगर आप इसमें सोशल एंगल लाना चाहते हैं तो जुडिशियरी में सत्य, जर्नलिज्म और साइंस में सत्य यानी ट्रूथ की क्या रोल है, ये सारी चीजें इसमें दिखा सकते थे। ऐसे ही सारे डायमेंशन के कुछ टच यहां पे आप दे सकते थे। कंक्लूजन में आप ये दिखा सकते थे कि ट्रूथ ह्यूमैनिटी को कास्ट, क्रीड और नेशन से ऊपर यूनाइट करता है। ये सारी चीजें यहां पे हम दिखा सकते थे। वहीं अगर हम दूसरे ऐसे को देखें कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, बहुत अच्छी है, यानी बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च, अगर आप देखें, सर्वोच्च कला है। अगर आप इस ऐसे को पूरा देखोगे ध्यान से, यू विल फाइंड दैट कि जो ऐसे है, राइट, ये सुन जू की जो आर्ट ऑफ वॉर जो बुक थी उससे लिया गया है। अगर आपने सुन जू के बारे में सुना हो, अगर आपने पढ़ा हो, इसलिए जनरली जो है मैं अपने बच्चों को सलाह देता हूं कि जब आप पढ़ें तो कुछ सिलेक्टेड जो नॉवेल्स हैं जो मेरे द्वारा आपको सजेस्ट किया जा रहा है उसको हल्का फुल्का पढ़ लीजिए, सो दैट कि आप उसकी मीनिंग पता लगा पाए। हालांकि नॉवेल पढ़ने की जरूरत नहीं है स्पेशली फॉर द यूपीएससी ऐसे प्रिपरेशन, बट एटलीस्ट जो मेंटरशिप वाले बच्चे उनको ये चीज सोच के चलना चाहिए। हाँ, सर ने बोला है, जैसे मैंने इस क्लास में सुंजू के बारे में हल्का फुल्का समझाया भी था कि यहां से भी आ सकता है, और आ भी गया। देखिए, तो ये जो टॉपिक है सुंजू की आर्ट ऑफ वॉर से लिया गया है। असली शक्ति, इसका मतलब है कि असली शक्ति डिप्लोमेसी, विजडम और स्ट्रेटजी में है, ना कि डिस्ट्रक्शन में, ना कि वॉर में। अगर आप किसी कंट्री के साथ लड़ाई कर रहे हो, डिप्लोमेटिकली विजडम और स्ट्रेटजी के तहत आपने उसको बीट कर दिया, हरा दिया, दैट इज द गुड थिंग। लड़ाई करने से दोनों को लॉस होगा, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है। ठीक है, इसमें आप इंडिया का नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, मॉडर्न पीस नेगोशिएशंस, इन सभी चीजों को आप यहां पे डाल सकते थे। गांधीयन व्यू को इसमें आप डाल सकते थे। जैसे गांधी जी ने कहा था ना कि जीत वही है जहां वायलेंस ना हो, तो ये सारी चीजें इसमें कोट की जा सकती थी।
आप इसमें अप्रोच भी आप ले सकते थे, जैसे वॉर, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, साइकोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे पर्सपेक्टिव को आप यहां पे ऐड कर सकते थे। मैं दूसरे ऐसे की बात कर रहा हूं, आप इसमें सारी चीजें ऐड कर सकते थे। अच्छा, तीसरा ऐसे देख लीजिए, तीसरा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, तीसरा भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे है, विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है ना। थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। अगर इसका मतलब आप निकालिएगा तो पाइएगा कि इसका मतलब है कि भाई ह्यूमन थॉट केवल रियलिटी को डिस्कवर ही नहीं करता बल्कि नई रियलिटी भी क्रिएट करता है। आप इसमें अंबेडकर का विजन, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, है ना, अंबेडकर का एक सपना था ना कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी देश बने, और उन्होंने करके देखा, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया उसमें ये सारी चीजें दिखती भी हैं। आप न्यूटन की सोच जिसने मॉडर्न साइंस थी उसको भी यहां पे आप डाल सकते थे। डिजिटल रिवॉल्यूशन जो इमेजिनेशन से पैदा हुआ उसको भी यहां पे कोट कर सकते थे, है ना, इस पर्टिकुलर एसे में जब आप लिख रहे थे। अच्छा, इसका अप्रोच बड़ा सिंपल था कि फिलॉसफी, साइंस, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, आप सबसे लिंक करते इस टॉपिक को, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को। कंक्लूजन में आप लिख देते हैं कि ह्यूमैनिटी हमेशा आइडियाज की शक्ति से आगे बढ़ती है। कुछ इस प्रकार के थॉट लिखकर हम आगे बढ़ सकते थे। उसी प्रकार, अच्छा, मैं यहां पे सभी ऐसे को डिटेल में डिकोड नहीं कर सकता क्योंकि इट इज टू टाइम टेकिंग, क्योंकि आप देखिए हर एक ऐसे यूपीएससी में आप सभी को मालूम है कि यूपीएससी में जो ऐसे लिखना होता है, दो ऐसे, अब जैसे पूरा 4 ऐसे था, इसमें से कोई एक ऐसे आप लिख सकते थे, है ना। ये जो सेक्शन बी है, इसमें जो सेक्शन ऐसे 4 ऐसे में से कोई एक ऐसे सिलेक्ट करके आप लिखना, और एक ऐसे 125 मार्क्स 125 मार्क्स का होता है, जो कि लगभग 1000 टू 1200 वर्ड्स में लिखना होता है। सेक्शन बी में भी 4 ऐसे हैं, इन चारों में से कोई एक को सिलेक्ट करके आपको कोई एक ऐसे लिखना है, वो भी 1000 से 1200 वर्ड में लिखना, 1000 टू 1200 वर्ड्स में, और 125 मार्क्स का होता है। कुल मिलाजुला कहना है कि मैं सभी को अगर पर्टिकुलरली डिकोड करूंगा, इट इज टू टाइम टेकिंग, इसलिए मैं हल्का फुल्का बताकर निकल रहा हूं, राइट। सो चौथे अगर आप ऐसे को देखिएगा, चौथा आपका क्या कहता है, बेस्ट लेसन्स आर लर्नड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। ये आप देखिए, अगर आप देखेंगे इस ऐसे का मतलब क्या है, इस ऐसे का सिंपल मतलब था, और मैंने ये सारी चीजें क्लास में बताई भी थी सारे बच्चों को। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई स्ट्रगल्स और फेलियर्स हमें सक्सेस से ज्यादा सिखाते हैं। आप समझ रहे हो ना। ऐसे भी जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे यूपीएससी में भी कई जैसे बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू स्टेज तक जाकर फेल हो जाते हैं। मैं आपको लिखित रूप से दे रहा हूं, आप खुद से भी आप देख लीजिएगा, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है यूपीएससी में और जो इंटरव्यू स्टेज या मेंस तक पहुंच करके वो नहीं निकाल पाए, जो फील्ड कैंडिडेट्स है, आप देखेंगे दोनों में जो बेस्ट टीचर होता है वो आपका जो डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट होता है वो होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं क्यों फेल हुआ, उसको मालूम है कि क्या क्या करने से आदमी फेल हो सकता है, उसको मालूम है कि ये कर लेते तो पास हो जाता। तो उससे बेटर कोई टीचर हो ही नहीं सकता है। तो स्ट्रगल्स और फेलियर हमें सक्सेस से ज्यादा सिखाती है। इसमें एग्जाम्पल आप डाल सकते थे, जैसे गांधी का जो साउथ अफ्रीका में ह्यूमिलिएशन हुआ था उसको आप डाल सकते थे, सत्याग्रह की शुरुआत को यहां पे कोट कर सकते थे, है ना। 1991 में जो इंडिया की जो क्राइसिस हुई थी, जिसके बाद एलपीजी आया था, जो बीओपी क्राइसिस हुआ था, अगर आपको याद हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, उसको यहां पे डाल सकते थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म डाल सकते थे। इसमें हमें यह भी ध्यान देना है कि जब भी कोई आप ऐसे लिखिएगा तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इंडिया पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, ये वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के साथ आपको लिखना है। आप यहां पे एपीजे अब्दुल कलाम के फेलियर्स को डाल सकते थे, साइंटिफिक लीडरशिप को कोट कर सकते थे, साइकोलॉजिकल एंगल इसमें दे सकते थे, जिसमें आप ये लिख सकते थे कि पेन शार्पन्स विजडम, ऐसे करके लिख सकते थे। आप अगर इसकी कंक्लूजन की बात कर लें, कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स कोट की जा सकती थी, जैसे फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू स्ट्रेंथ, है ना, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू स्ट्रेंथ, ऐसे करके इसमें लिख सकते थे। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सारी एसेज प्यारे बच्चों डुएबल थी। ऐसा कोई नहीं था कि आपको देखकर लगता है कि सर इस बार पेपर तो एकदम बहुत टफ पेपर आया था। ऑल द एसेज वर डुएबल। अगर आपने पिछले साल के प्रश्न पत्रों को अगर आपने एनालाइज किया है, आपने उसको लिखा था एसेज को, तो ये आपके लिए डुएबल पेपर था। सेक्शन बी में देखिए, अगर आप सेक्शन बी में देखेंगे तो आपको यहां पे देख रहा होगा 5th वाला ऐसे कि मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लिविंग इट अलोन, यानी मैले पानी को अकेले छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। अगर आप इस एसे का मतलब निकालेंगे, चूंकि फिलोसफिकल एसे का जब तक आप मीनिंग एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे आप नहीं लिख पाएंगे, तो इसका अगर आप मतलब निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इसका मतलब होता है कि कई बार पैसेंस और डिटैचमेंट ज्यादा काम आते हैं बजाय ओवर इंटरफेरेंस के। आप इसमें ये डाल सकते थे कि मेडिटेशन इन जो है मेडिएशन इन डिस्प्यूट्स, है ना, मेडिटेशन नहीं करो, सॉरी फॉर दैट,
मेडिसिन इन डिस्प्यूट्स, डिप्लोमेसी, है ना, या फिर नेचर की हीलिंग पावर, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स को इसमें हम लोग कोट कर सकते थे, एग्जाम्पल में दे सकते थे। हम यहाँ पे जो है टॉइस्ट विजडम, भगवत गीता का डिटैचमेंट वगैरह वगैरह इसमें डाल सकते थे। हम कंक्लूजन अगर हमें इसमें लिखना होता तो हम ये लिख सकते थे कि भाई बैलेंस बिटवीन एक्शन एंड पैशंस ही सबसे बड़ा समाधान है, ऐसे करके इसमें हम लोग कोट कर सकते थे। कुल मिला जुला के आई एम गिविंग यू सम ऑफ द टच रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, एग्जांपल्स और क्या क्या लिंक कर सकते थे, सभी ऐसे इसका मैं बता दे रहा हूं सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई अगर ये मैंने किया है, अगर मैं मींस में पेयर हुआ था और अगर ये मैंने सारी चीजें की हैं तो इसका मतलब मेरा एसी लगभग अच्छा लिखाया है, औरों से बेहतर, राइट। अगर आप अगले एसे को देखेंगे, अगला एसे आपका है वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं, है ना, जो दिन कभी नहीं जानते। इसका इंग्लिश में द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो। इसका सिंपल मतलब था, अगर आप इसका मीनिंग निकालेंगे इस पर्टिकुलर फिलोसफिकल एसे का, देन यू विल फाइंड दैट कि इसका मतलब होगा कि भाई टाइम और लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस ही असली विजडम देते हैं। आप इसमें एग्जांपल्स में लिख सकते थे कि डेमोक्रेसी डिकेड्स में मेच्योर होती है। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी आया तुरंत मेच्योर हो गया। हर कंट्री, जैसे पाकिस्तान देख लीजिए, वहां पे डेमोक्रेसी आया 1947 के बाद, कहां ज्यादा नर्चर कर पाया, फील्ड डेमोक्रेसी मानी जाती है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी डिकेड्स में मेच्योर होती है। एल्डर्स की विजडम, क्लाइमेट चेंज के लेसन्स, ये सारी चीजें हम यहां पे डाल सकते थे। हम इसमें अप्रोच भी डाल सकते थे, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, गवर्नेंस, ऑल एरियाज को यहां पे हम जोड़ सकते थे। हम कंक्लूजन में कुछ ऐसे भी शुरू कर सकते थे कि इन कंक्लूजन टाइम इज द ग्रेटेस्ट टीचर, ऐसे करके शुरू कर सकते थे। मैं 6 की बात कर रहा हूं, 6 वाले एसी की मैं बात कर रहा हूं। तो ऑल दी एसेज वर डूएबल अल्टीमेटली। अगर आप तीसरा एसओ अगर देखोगे, तीसरा एसे जो सेक्शन बी का है, तो इसमें आप देखेंगे कि तीसरा एसे भी, यानी मतलब सेवेंथ नंबर हम कह सकते हैं, सेक्शन बी में बोल रहा था इसलिए मैं थर्ड बोल रहा था, ओवरऑल 7 नंबर का एसे है। अगर आप इसको देखोगे ना, इसमें क्या लिखा है कि जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, न कि एक गंतव्य के रूप में। सो इट इज द बेस्ट टू सी लाइफ एज जर्नी, नॉट एज अ डेस्टिनेशन। बहुत इंटरेस्टिंग एसे था ये। और इसका मतलब क्या है कि लाइफ का असली अर्थ एक्सपीरियंसेस और ग्रोथ में है, किसी फाइनल पॉइंट में पहुंचने में नहीं। इसको ऐसे भी देख सकते थे, कहीं अगर आप घूमने जाते हो, ट्रैवलिंग करने जाते हो अपने कार या बाइक से, आपने गौर किया होगा जब आप हाईवेज पे चलते हैं, जैसे मान लीजिए आप मेघालय जा रहे हैं, राइट, अगर आप मेघालय जा रहे हैं और अगर आप बाइक या 4 व्हीलर से हैं, या फिर मान लीजिए आप उत्तराखंड में जा रहे हैं और आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है ना, पर्टिकुलर मान लीजिए आप हिमाचल में डलहौजी में जा रहे हैं, लेकिन आप पटना या फिर मान लीजिए देश के किसी भी कोने से होकर आप जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि आपको मंजिल पे पहुंचने से ज्यादा रास्तों में आनंद आता है, रास्तों को आप एंजॉय करते हो, अलग अलग सीनरीज को देखते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पे इसमें आप डाल सकते थे एग्जाम्पल्स में कि भगवत गीता का कर्मयोग आप इसमें डाल सकते थे, है ना, टैगोर की फिलॉसफी डाल सकते थे, यूपीएससी जर्नी को इटसेल्फ आप डाल सकते थे, कुछ हिस्टोरिकल एंगल इसमें आप दे सकते थे, जैसे एक्सप्लोरर्स और रिफॉर्मर्स जिन्होंने प्रोसेस को महत्व दिया, रिजल्ट को नहीं, इसमें आप डाल सकते थे। गांधी के कोट्स को डाल सकते थे। कंक्लूजन में आप इसमें लिख सकते थे कि हर कदम में आनंद है, ना कि सिर्फ डेस्टिनेशन में, है ना, यानी एवरी स्टेप इज जॉयफुल नोट द डेस्टिनेशन, ऐसे करके लिख सकते थे। आप अगर कंक्लूजन में किसी थिंकर्स के कोट को आप कोट कर देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। तो ये आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आप अगर 8वां एसे देखें 8 नंबर का, तो 8 नंबर का भी एसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या लिखा है? कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। यानी इसका अगर आप संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्भरता, है ना, तो इसका अगर आप मतलब निकाले तो आप पाएंगे कि इसका मतलब होगा कि असली धन इनर सेटिस्फैक्शन है, ना कि मेटेरियल लग्जरी। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन है, जो संतुष्टि है, ये ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। नहीं तो ऐसे तो आदमी अंबानी भी है, बहुत ज्यादा अंबानी है, या फिर अडानी से, दे आर अर्निंग टू मच बट दे आर नॉट लिविंग हैप्पी। अभी आप अगर बहुत सारी रिपोर्ट उठाकर देख लो तो अभी आप देखेंगे देश के बड़े बड़े बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स, दे आर इन द डिप्रेशन। और वहीं पे एक गरीब व्यक्ति जो डेली कमाता, रात को बढ़िया से नींद से सो जाता है, वो सेटिस्फाइड है, लगभग गरीब सेटिस्फाइड है। यानी जो व्यक्ति संतुष्ट होगा, जो व्यक्ति सेटिस्फाइड होगा, वही उसी को रियल सक्सेस कहा जाता है। ये भी इसमें डाल सकते थे। हम इसमें ये भी डाल सकते थे कि लग्जरी ज्यादा क्रेविंग और स्पिरिचुअल पॉवर्टी पैदा करती है।
यानी अगर आप लग्जरी माया में फंसोगे तो आपको क्रैविंग ज्यादा मिलेगा और आपको स्पिरिचुअल पोवर्टी आपको ज्यादा मिलेगा, यानी आध्यात्मिक तौर पे बहुत ज्यादा गरीब बन जाओगे, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और जहां पर ईश्वर की प्राप्ति ना हो, स्पिरिचुअलिटी की बात ना, वहां पर सेटिस्फेक्शन वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि माया जो होती है, मटेरियल जो होती है, हमेशा आपको बिजी रखती है, आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगी। आज ये ले लेंगे, आज वो ले लेंगे। आई गेटिंग द पॉइंट? ये सारी चीजें इसमें हम कोट कर सकते थे। एग्जाम्पल में हम गांधी का सिंपल लिविंग, है ना, और स्टोइक फिलॉसफी, इंडियन अपरिग्रह, इस सब चीजों को हम यहाँ पे डाल सकते थे। आश्रम व्यवस्था को डाल सकते थे, है ना। कुछ हम हो सके तो रामचरितमानस के कोटेशन को भी यहाँ पे कोट किया जा सकता था, है ना। हम यहाँ पे सॉक्रेट्स, है ना, प्लेटो के कोटेशन को भी डाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पे कार्ल मार्क्स को भी डाल देते काउंटर में, आर्टिफिशियल पॉवर्टी को इंपॉर्टेंस देते हुए। आई यू गेटिंग द पॉइंट? ये सारी चीजें की जा सकती थी। मैंने तो पहले भी कहा है कि जो भी आप सभी ऐसे को लगभग 7-8 डायमेंशन से जोड़िए। मैंने तो सिर्फ 3-4 बताया, 7-8 डायमेंशन जोड़िए, और 7-8 डायमेंशन अलग अलग से नहीं लाना है आपको, सारा आपके यूपीएससी मेन सिलेबस में है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी से जोड़िए, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, इससे जोड़ा जा सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स से, वुमेन, एजुकेशन, है ना, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, इन सभी चीजों से जोड़िए आप। इंटरनेशनल रिलेशन से तो जोड़ ही रहे हैं आप। तो सारी चीजें की जा सकती थी। अब यहां पे आप कुछ कंटेम्पररी एंगल भी 7वें नंबर के एसे में आप जोड़ सकते थे। कुछ कंटेम्पररी एंगल को भी यहां पर डाला जा सकता था 7वें नंबर के एसे में। जैसे आप इसमें डाल सकते थे कंज्यूमरिज्म के बारे में, है ना, एनवायरमेंट, इनइक्वालिटी, सारी चीजों को डिकोड, इसमें सारी चीजों को इसमें डाला जा सकता था, लिखा जा सकता था, तो ऐसे और इनरिच हो जाता। अगर आप इसकी कंक्लूजन शुरू करते तो आप ऐसे कर सकते थे कि भाई हैप्पीनेस लाइज इन द कंटेनमेंट, नॉट इन एक्यूमुलेशन, ऐसे करके लिख सकते थे, ऐसे शुरू कर सकते थे। आई गेटिंग द पॉइंट? तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप प्लेटो की एक सबसे बढ़िया टॉपिक है जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, आइडिया इज रियल, ऐसे करके इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देते कंक्लूजन में। तो ऑल दी एसेस वर डूएबल। सो इस तरह हर एसे को आप फिलॉसफी, गवर्नेंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इटीसीज, जो अलग अलग जो हम कह सकते हैं जो डायमेंशंस हैं, इससे इनरीच कर सकते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से जुड़ा होना चाहिए। Are you getting the point? Now, after watching and analyzing all the topics of the essay here, what we get? Right now, I am going to give you the final takeaway of this paper. So, what is the final takeaway from the 2025 essay paper? The difficulty level was moderate. It was not too difficult paper. It was moderate paper. So, after watching these all the essays, I will tell you the paper is quite moderate. So if you had practiced in the 2023 and 2024 style of philosophical and ethical essays, this paper felt familiar. But if your preparation was limited to factual GS type writing, you may have struggled. For aspirants, the clear lesson is this: balance abstract ideas with the concrete examples, integrate philosophies with policy, and never forget of the Indian context. Avoid writing a dry, mechanical answer. UPSC wants flow, creativity, depth. In reality, I am telling you. So to conclude, the 2025 essay paper, it shows that success depends not only what you know, but on how you think. Originality, right? Coherence and optimism will set your essay apart. बच्चों, tell me in the comments which essay topic would you have attempted this year and why. And don't forget to like this video, share it with your fellow aspirants, and subscribe the channel for detailed analysis of the GS and PSR paper. Thank you and all the best for your मेंस प्रिपरेशन। आज फिर आपका मेंस का पेपर है, और आप लोग प्लीज इस बार याद रखना है कि जो भी आपने 2 या 3 साल में तैयारी की है, 1-1.5 साल में तैयारी की है, ये जो लिमिटेड टाइम है 3 घंटे का, ये आपका डिसाइड करेगा फ्यूचर, राइट? तो कूल होकर लिखोगे तो ज्यादा आइडियाज प्रोड्यूस होंगे। डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। एंड फोड़ कराइए आप सभी एग्जामिनेशन में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।